हेलो। 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 हाँ हाँ भाई, यही यही। ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, जी आप। आपकी। ठीक है। गोपाल, तेरे को भी क्लियर है ना अभी आवाज? जी जी। बहुत बढ़िया। अब देखो, एक छोटी सी चीज और समझ लो। है ना, एनसीईआरटी ने बस यहाँ की कहानी लिखी है ना। यहाँ की कहानी मतलब कि एल्वेलाय पे क्या होता है। ये एल्वेलाय है, बहुत सारी ऑक्सीजन लेके आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 लेके आ रहा होगा। है ना, हीमोग्लोबिन समझ रहे हो ना, बस जैसे काम कर जी रहा है। यहाँ पे वो CO2 उठाता होगा और ऑक्सीजन देता होगा, और यहाँ पे वो CO2 डालता होगा, ऑक्सीजन उठा लेता होगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है हीमोग्लोबिन, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन लेके आया है, जैसे रेड से दिखाइए, रेड से दिखाते हो। ऑक्सीजन जो लेके आया है, ये बहुत सारी ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के पास। वो क्या करेगा, अब सेल को दे देगा, और सेल में क्या भरी हुई है, बहुत सारी CO2 भरी हुई है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब ऑक्सीजन जो है वो कहाँ गई, सेल के पास उतर गई। ठीक है, और ये जो CO2 होगी सेल से, वो आ जाएगी हीमोग्लोबिन के पास चढ़ जाएगी। जी ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन गया, इस वाली CO2 को क्या करेगा, एल्वेोलाय पे उतार के आएगा। समझ गए कहानी कहाँ से रिपीट हो रही है, साइकिल कंप्लीट हो गई है ना। ये जो ब्लड वेसल है वहां से आके कंटिन्यू होगी, इस तरह से चलेगी प्रोसेस। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। हाँ, तो फिर भी मानना क्या है, एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की, वो ऑक्सीजन के लिए ही ज्यादा होती है ऑफ जी हीमोग्लोबिन। HB करके लिख देते हैं हीमोग्लोबिन को। ठीक है, कभी शॉर्ट में दिखा HB होता है हीमोग्लोबिन, HB। चलो ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और समझ लो, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, बता राम। क्लियर है। चलो बढ़िया। एक छोटी सी चीज अब और समझ लो, ये जो CO2 है ना, ये इस बस में बैठ के जाना चाहती नहीं है। समझ रहे हो बात? ये क्या करती है, ये CO2 जो है, इसको हीमोग्लोबिन पे ज्यादा टाइम नहीं रहती, वो ब्लड में ही डिसॉल्व रहना उसको ज्यादा अच्छा लगता है। समझे बात? जी ये हीमोग्लोबिन जो है, ये ज्यादातर मतलब कुछ अमाउंट ऑफ CO2 तो कैरी कर लेता है, ज्यादातर बस जो CO2 रहती है ना, वो अभी भी ब्लड में ही डिसॉल्व रहती है। समझे, ब्लड में ही रहती है अभी भी। है ना, तो कुछ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल खाली हाथ भी आते हैं, ऑक्सीजन तो दे दी पर कुछ उठाया नहीं। है ना, तो वो भी वही बात है। तो ऑक्सीजन जो है उसको पर बहुत अच्छा लगता है हीमोग्लोबिन, तो वो हीमोग्लोबिन में ही बैठ के आती है। समझ गए? जी ठीक है, तो CO2 जो है वो क्या रहेगी, ब्लड में ज्यादातर डिसॉल्व रहती है, और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादातर हीमोग्लोबिन पे बैठ के आती है। ठीक है, कहानी क्लियर हुई? जी ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, प्रिफर करती है, प्रिफर्स, एच भी लिख रहा है ना, हीमोग्लोबिन। और CO2 क्या करती है, प्रिफर्स डिसॉल्व्ड फॉर्म इन ब्लड। ब्लड मतलब घुल के आ रही है वो। है ना, उसको जी कोई बस की जरूरत नहीं आने के लिए, वो खुद भी चल के आ जाती है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहानी कंप्लीट हो चुकी है रेस्पिरेशन की। ले लिया। ले लिया गोपाल तूने भी? राम, ये स्क्रीनशॉट भी ना वो भेज देना ग्रुप पे, जितने भी लिए हैं आज के। जी चलो ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पिगमेंट क्या होता है, कोई भी कलर सब्सटेंस को पिगमेंट बोलते हैं। क्लोरोफिल उसका एक एग्जांपल है ना। हीमोग्लोबिन जो है वो भी उसका ही एग्जांपल है, ये अपनी ह्यूमंस में मिलता है, ह्यूमंस या एनिमल्स में मिलता है। और हीमोग्लोबिन वो जो क्लोरोफिल था वो प्लांट्स में मिलता है। कहाँ मिलता है ह्यूमंस में, रेड ब्लड सेल के अंदर होता है बहुत सारा, जी RBC बोलते हैं जिसको। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन का मैग्नेट है ना, इसको बहुत एफिनिटी है ऑक्सीजन से। तो ये जो प्रॉब्लम थी कि ऑक्सीजन जो है एक लिमिटेड कंसंट्रेशन तक ही जो है दोनों साइड आता था, कि यहाँ भी 11 मोल हो गया, यहाँ भी 11 मोल हो गया, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। जितना भी ऑक्सीजन है सारा हीमोग्लोबिन से चिपक जाएगा, और हीमोग्लोबिन यहाँ पे वो जितना ऑक्सीजन है उतार देता है। ठीक है, और CO2 को बिठा लेता है, पर CO2 ज्यादातर नहीं बैठती है हीमोग्लोबिन के साथ। अब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एफिनिटी ही नहीं है, हीमोग्लोबिन भी नहीं चाहता, CO2 भी नहीं वो चाहती। तो CO2 जो है वो ब्लड में ही उतर जाती है, ब्लड में ही डिजोल्व होकर आती है, और यहाँ पे ब्लड से ही वहां चली जाती है एल्वेोलाई के अंदर।
ठीक है, ये कहानी भी क्लियर है। तो जी, ऑक्सीजन जो clear है है। वो क्या प्रेफर करती है? हीमोग्लोबिन, है ना, बस को प्रेफर करती है। हाँ, और CO2 किसको प्रेफर करती है? डिसॉल्व फॉर्म ऑफ देखो देखो देखिए बताओ। हाँ, डिसॉल्व फॉर्म इन ब्लड, है ना, एफिनिटी वाला समझ लिया था, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब तुम्हें याद हो तो एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने छुड़वाया था, याद है? अच्छा, वो जो जी। ऑक्सीजन और CO2 वाली चीज है वो लिख लेना, है ना, ऑक्सीजन हाँ, उसको साइड में लिख लेना, कॉपी के, छोटा सा नोट है, नीचे साइड जगह खाली होगी मेरे ख्याल से, वहां पे लिख लेना, ऑक्सीजन प्रेफर्स हीमोग्लोबिन, और तुम लोग पूरा HAEMOGLOBIN लिखना, हीमोग्लोबिन। जी। ये देखो पहले हीमोग्लोबिन लिखना है ऐसा पूरा। ऑक्सीजन प्रेफर्स हीमोग्लोबिन और CO2 जो है प्रेफर्स डिसॉल्व फॉर्म इन ब्लड। हाँ, बता देता हूँ। ऑक्सीजन प्रेफर्स हेलो। हीमोग्लोबिन। हाँ भाई, आ रही है आवाज, बहुत कट रही है पर तेरी। ऑक्सीजन जो है प्रेफर करती है हीमोग्लोबिन को, CO2 क्या करता है, प्रेफर क्या करता है, डिसॉल्व्ड फॉर्म इन ब्लड। अच्छा, ब्लड के ब्रैकेट में काम करो, प्लाज्मा लिख लो, ये चीज आगे समझ में आएगी क्या लिखा दिया ये, है ना, ये अभी ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ने वाले हैं अपन, ब्लड के बारे में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लिखना है गोपाल, समझ गया? इतना लिखना है जो बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ, कॉपी के साइड में जल्दी से लिख ले, बुक के ऊपर या नीचे कहीं भी। अच्छा, एक दूसरी चीज, छोटी सी चीज और रह गई। अच्छा देखो, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी की बात कर रहे हैं अपन। देखो देखो, यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन को प्रेफर कर रही है और CO2 जो है वो डिसॉल्व फॉर्म इन ब्लड को प्रेफर कर रही है। जी। तो एफिनिटी, सॉरी, एफिनिटी जो है वो CO2 की, सॉरी, ऑक्सीजन की ज्यादा है हीमोग्लोबिन के लिए, जी है ना, या फिर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए, दोनों साइड काम करता है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, तो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है, ये चीज तो समझ गए अपन, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए ज्यादा। एक दूसरी चीज भी समझ में आ रही है यहाँ से, CO2 जो है वो प्रेफर क्या कर रहा है, प्लाज्मा में वो डिसॉल्व होकर घूमे, तो यानी कि सॉल्युबिलिटी समझते हो ना, घुलनशीलता, जी। कितना ज्यादा घुल सकती है कोई चीज। आ जाओ, तो सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, ये जो है ये ज्यादा होगी CO2 की। चलो, ये दोनों चीजें भी फटाफट लिख लो, है ना, जगह है ना वहां पे, बुक में दिख रही होगी जगह। जी। गोपाल के यहाँ भी बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है, बार बार जा रहा है मीटिंग से। हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, लिख भी लो जल्दी से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बस एक आखिरी पैराग्राफ बचा है पढ़ना, जो मैंने बोला था छुड़वा रहा हूँ, अब तुम्हें समझ में भी आएगा क्यों छुड़वाया था मैंने। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है राम? नहीं नहीं, क्लियर। हाँ, कुछ भी है जल्दी से बोल देना। ठीक है, आ जाओ। हाँ, पैराग्राफ था अपना 103 पेज नंबर का सेकंड लास्ट पैराग्राफ, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पहले थोड़ा कनेक्ट करते हैं, कहानी क्या चल रही थी। सबसे पहले अपन ने देखा था कि प्लांट जो है ना, प्लांट्स में क्या होता है, दोनों चीजें होती है ना, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। प्लांट्स में क्या होता है, दोनों चीजें होती है, वो भी होता है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट क्या कर रहा है, खाना बना भी रहा है और उसको खुद खा भी रहा है, समझ रहे हो, इसलिए क्या कहते हैं इसको, ऑटोट्रॉफिक है ये, है ना। फोटोसिंथेसिस से क्या करता है वो, चल लिख ही देता हूँ रिएक्शन जल्दी से। C6H12O6 जो है, अरे यार सॉरी, हाँ, 6CO2 12H2O, फोटोसिंथेसिस लिख रहा हूँ, है ना, जी। सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये होती थी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, है ना। चार चीजें लेता था, ग्लूकोज बनाना मेन चीज था, और ऑक्सीजन भी निकलती थी इसमें, है ना, और CO2 लगती थी, ये दोनों मेन चीजें हैं, देखेंगे कैसे।
ठीक है, ये क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। जी उसके बाद दूसरी चीज क्या करता है, वो रेस्पिरेशन भी करता है। देखो रेस्पिरेशन तो हर कोई ही करता है, एनर्जी तो हर किसी को ही चाहिए, पर ये जो खाना जो बनाया है प्लांट ने, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। खुद जी से खाना बना लेता है। अपन ये ग्लूकोज ऐसा थोड़ी ना आता है, अपन तो बाहर से खाते हैं ग्लूकोज। ठीक है, जी ग्रीन कलर दिख रहा है ना, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं क्लियर। बढ़िया। तो अभी C6H12O6 जो है, इसको अपन और तोड़ते हैं जब, है ना, मैंने बताया था यहाँ तक तोड़ते हैं तो वो तो डाइजेशन कहलाता है। इसके आगे सेल के अंदर टूटता है ये, और है ना, टूटता इन द सेंस उससे एनर्जी निकलती है। और तो वो कैसे होता है, उसके लिए अपन को लगती है ऑक्सीजन और थोड़ी सी हीट भी देनी पड़ती है ना, इसकी अभी जरूरत नहीं बताने की, है ना, अभी तुम्हारे कोर्स में इसके बारे में कुछ नहीं। तो C6H12O6 है, इसको मैंने ऑक्सीजन दी तो क्या होगा, टूट जाएगा ये। किसमें, एकदम बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट समझता है ना, कि 6 कार्बन थे तो एक कार्बन वाला जी मॉलिक्यूल बन गया, वरना बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनते थे, याद है ना, जब ऑक्सीजन अपन नहीं यूज करते थे। जी जैसे ईस्ट में क्या होता था, इथेनॉल बन जाता था, C2H5OH, लैक्टिक एसिड मसल में बन जाता था। तो ये चीजें हो जाती थी अगर ऑक्सीजन नहीं यूज करो, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन बेस्ट तरह की रेस्पिरेशन होती है, और साथ में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, 38 ATP निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ऑक्सीजन लग रही है और CO2 छोड़ रहा है। ठीक है, समझ गया? जी तो इसलिए क्या होता था, दिन के समय में क्या हो जाता था, दिन के समय में क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। और फोटोसिंथेसिस दिन के समय में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज अब थोड़ी समझनी पड़ेगी, है ना, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, दोपहर के समय में एकदम पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस दिन में ज्यादा हो रहा है, तो CO2 बहुत सारी खींच रहा है वो बाहर से, और बहुत सारी ऑक्सीजन निकाल रहा है। समझ गया? तो दिन के समय क्या हो रहा है ना, ये चीज तो हो ही रही है। तो अब देखो, बहुत सारी ऑक्सीजन निकल भी रही है, इसका मतलब जी क्या हुआ, ये थोड़ी सी ऑक्सीजन जो इसको चाहिए यहाँ पे, ये भी इससे ही आ जाएगी। समझ गए? तो ओवरऑल नेट प्रोडक्ट क्या हुआ, ऑक्सीजन निकलती है बाहर। एक समझ बार गया? रिपीट कर दीजिए। हाँ देख, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, बहुत सारी CO2 लग रही है मेरे को, 6 मॉलिक्यूल CO2 के लग रहे हैं, और मैं उसको ये बना रहा हूँ, ये तो मेन चीज थी, ये बाय प्रोडक्ट था मेरा, और इसको मैं छोड़ना चाहता हूँ 6 ऑक्सीजन को। जी पर प्लांट को एनर्जी भी निकालनी है, और एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन खुद ही चाहिए। जी तो इसलिए जो निकला ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से, ये थोड़ा बहुत इसमें काम आ जाता है, थोड़ा बहुत ही लगता है। तो नेट प्रोडक्ट क्या हुआ, ऑक्सीजन का निकलना ही नेट प्रोडक्ट हुआ। नेट समझ रहा है ना? ओवरऑल क्या हुआ कि भाई बहुत सारा ऑक्सीजन निकल रहा था, उसमें से थोड़ा सा इधर चला गया, यानी ओवरऑल तो बहुत सारा ऑक्सीजन निकल रहा है अभी भी। समझ गया? जी सम तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है दिन के समय में, मेन चीज क्या हो रही है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन, ऑक्सीजन को इवॉल्व कर रहा है प्लांट, और CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये है डे के टाइम की कहानी। नाइट टाइम में देखते हैं अब क्या होता है। रात के समय क्या हो गया, ये बंद हो गया, समझा? रात के समय में फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है। जी तो मीन है ना, आपके पास बहुत सिंपल होगी रिएक्शन की, ऑक्सीजन बाहर से लेगा प्लांट, और CO2 जो है बहुत सारी रिलीज करेगा। ठीक है, तो जस्ट उल्टा इस चीज का ही। अगर एक भी याद है दोनों में से, दूसरी अपने आप बनाई जा सकती है। एक पॉइंट भी याद है, अगर मेरे को ये पता है कि दिन के समय में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, हाँ, तो CO2 एब्जॉर्ब होती होगी, और रात के समय में CO2 एब्जॉर्ब होती होगी और ये इवॉल्व होती होगी ऑक्सीजन। ठीक है, तो CO2 क्या हो रही है नाइट के समय में, हाँ इवॉल्व, सॉरी, हाँ नाइट के समय इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। ठीक है, समझ गया? यहाँ तक पढ़ चुके थे अपन, याद है? मैंने एक पीपल के पेड़ का भी एग्जांपल दिया था, बोलते हैं लोग कि जी रात जी को सोते हैं तो चुड़ैल सर पे आ जाती है ना, ऐसा कुछ कहानी है। तो वो क्यों होता है ना, अपन अब लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं, साइंस देखे उसके पीछे की, क्योंकि भाई जो फोटोसिंथेसिस जो होता है ना पीपल के पेड़ में सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है पीपल के पेड़ में। मैं ऐसी कोई रैंकिंग नहीं बता रहा हूँ, एकदम फर्स्ट पे ही होता है, पर बहुत ज्यादा होता है ना। पर तो बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा अगर, तो रात के समय में क्या हुआ, हाँ रात के समय में क्या हुआ, CO2 का इवोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि भाई आपने बहुत सारा खाना बना के रख लिया, जी और बड़ा सा पेड़ होता है तो उसको लग भी बहुत सारा रहा है खाना, तो वो बहुत सारा उसने खाना बना के रख लिया, तो रेट उसका मेटाबॉलिक रेट एक तरह से समझ सकता है बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी वो रेस्पिरेशन करता जाता है। ये जी वाली रिएक्शन रात को बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हर सेल को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और बहुत सारी है भी एनर्जी, तो इसलिए CO2 भर के निकलती है। अब CO2 निकल रही है और तुम रात को उसके पीपल के पेड़ के नीचे सो गए, CO2 निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, अपन को तो सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अपन में तो ऐसी कोई झंझट है ही नहीं, जी अपन पूरे टाइम रेस्पिरेशन ही करते हैं, है ना। तो अपन जो है उसको ऑक्सीजन चाहिए जो सो रहा है नीचे, और निकल क्या रही है, बहुत सारी CO2 निकल रही है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी, है ना, ऑक्सीजन की कमी हुई, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कम है,
तो ब्रेन में जो हीमोग्लोबिन जाएगा, जब ब्रेन में पहुंचा हीमोग्लोबिन, तो वो कम ऑक्सीजन देगा। ये बात समझा? अभी पढ़ा अपन ने। जी ब्रेन में गया तो ऑक्सीजन जो है वहां पे भी कम डिलीवर हुई, तो ब्रेन ढंग से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हेलुसिनेशन होने लगता है और ऐसी चीजें होने लगती है ना, कि कुछ कोई चीज दिख रही है, भूत प्रेत दिख रहा है, ऐसा कुछ होने लगता है। चलो इसका जी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अच्छा नहीं, ये तो पढ़ लिया था, रुक जा अभी, मतलब स्क्रीनशॉट एक दूसरी चीज बता देते हैं। ये अपन ने देखा था पहला केस, और दूसरा केस जो है, ये क्या, पहला केस था प्लांट्स का, दूसरा केस देखा था अपन ने एक्वेटिक एनिमल्स का। जी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे थे अपन, एक्वेटिक एनिमल्स का। उसके बाद अपन सीधे ह्यूमंस पे आ गए थे, तो बीच का जो पोर्शन था वो अपन का बचा था पढ़ने। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, बस इतनी छोटी सी चीज है ना, कंक्लूजन ये याद होगा, बस रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होता है। अभी जी लेक्चर के शुरू में ही बताया था ये चीज, तो ज्यादा होता है क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है, डिजोल्व है ना, वो वही वाली चीज है। चल इसका जी स्क्रीनशॉट ले ले। अब अपन जिस चीज पे आएंगे वो है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये हो गए एक्वेटिक एनिमल्स, अब टेरेस्ट्रियल पे आएंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब तीसरी हेडिंग होनी चाहिए अपनी, ह्यूमंस नहीं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होना चाहिए एक्चुअली। एनसीईआरटी ने तो ऑर्गेनिज्म लिख दिया, प्लांट में तो हमेशा यही चलता रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपन जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ही आते हैं। तो वो जो भी चीजें लिखी हैं, है ना, टेरेस्ट्रियल मतलब समझता है, बहुत शुरू में बताया जी था जी मैंने लेक्चर में, याद हो तो। दो जी टाइप के होते थे, है ना, एक्वेटिक पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जमीन पे, बढ़िया। जी तो तीसरा केस जो है अपना, वो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने ऑर्गेनिजम्स लिखा है, उसी चीज को चलता है, ऑर्गेनिजम्स। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या किया है, अच्छा देखो, ये इसका एग्जांपल दे सकता है बहुत इजी सा मेरे को, ह्यूमन ह्यूमंस। हाँ ह्यूमंस, भाई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही तो है, अपन भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही है ह्यूमन। तो जो भी चीज अपन ने ह्यूमन के लिए पढ़ी है वो सबके लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है, एकदम सब भी नहीं पर ऑलमोस्ट सबके लिए एप्लीकेबल होती है। समझ गया राम? जी तो इसलिए ये पहले का ज्ञान बहुत जरूरी था, ह्यूमंस का पहले पढ़ना जरूरी था बहुत। अब अपन जब समझेंगे तो बड़ा रिलेटिव लगेगा, तो रिलेट करता जाएगा लगातार। ठीक है, मैं सीधे पैराग्राफ पे आ रहा हूँ, ठीक है, तू भी आ जा। जी 103 पेज नंबर, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। आ गया। ओके, देखो, अब सबसे पहले यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जहाँ पे लिखा है ना, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी चीज है। उसके बाद जी क्या लिखा है, दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस। अब देख यहाँ पे रुक जा, अब यहाँ पे क्या कर रही है एनसीईआरटी, एल्वोलाई को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही है, समझ रहे? जो एल्वोलाई जो जी काम करता है उस चीज को बताने की कोशिश करती है। एल्वोलाई का फंक्शन याद है क्या? एक बलून लाइक गैसियस स्ट्रक्चर है एक्सचेंज। जो कि क्या करता था, गैसियस एक्सचेंज बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, इंक्रीज भी करता था, याद है वो चीज, जी है ना। ह्यूमंस में क्या होता है, एल्वोलाई होता है। ठीक है, डेफिनेशन जल्दी से लिख लेते हैं इसकी, क्या है कि बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनका एक दूसरा नाम भी था, मिनी लंग्स, पूछा गया एक बार इसलिए बता दिया था, हाँ मिनी लंग्स, ये भी चीज है ना। तो बोल, है ना, समझ में आ रहा है ना क्यों मिनी लंग्स, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स दैट increase the surface area for, किसके लिए इंक्रीज करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए। समझ गया? जी ये थी एल्वोलाई की डेफिनेशन। अब देखना, यही चीज एनसीईआरटी कितने घुमा के लिखती है ना, वो बताना यही चाह रही है, वो ऐसा बताना चाह रही है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में एक ऐसी चीज होती है जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है रेस्पिरेशन का। तो एल्वोलाई भी तो यही करते हैं। अपन सोच, अगर ट्रैकिया जो होता है ना, चलिए देखिए, सोच के देख जरा, ट्रैकिया जो है, यहाँ पे ट्रैकिया है और मैंने जी यहीं पे एक फुग्गा लगा दिया, है ना, यहाँ से ट्रैकिया आ रहा था, ये उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और यहीं पे मैंने एक फुग्गा लगा दिया, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसको ग्रीन से दिखाता हूँ, ठीक है। इसका सरफेस एरिया इतना होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और अच्छा जो सिस्टम है अपना, जो सिस्टम हो चुका है अब, उसमें क्या होता है, ये जो लंग रहती है इसके भी एंड पे जो रूट्स रहती हैं, रूट्स बोल रहा हूँ क्या, ब्रोंकियोल्स रहते हैं, उनके जो एंड पे एल्वुलाई रहते हैं। हर एक एल्वुलाई पे वो चीज हो रही है जो मैंने दिखाई थी, है ना, यहाँ से एक ब्लड वेसल जारी होगी और वो चल रहा होगा, तो वो हर एक एल्वुलाई पे हो रहा है। और मैं बता देता हूँ, याद नहीं करना इस चीज को, हर लंग में, हर नहीं सॉरी, मिला के दोनों लंग में 300 मिलियन एल्वुलाई रहते हैं।
ठीक है, डाटा को याद मत करना, समझ रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा एल्वेलाई रहते हैं। तो अब सोच सकता है, तो ये देखिए बहुत सारे डॉट्स जो मैं बना रहा हूँ, ये सारे एल्वेलाई है ना। अपन तो सिर्फ यहाँ पे देखते हैं, ये तो 3D में है ना लंग, तो उसमें फैली जी होंगे, पूरे में एल्वेलाई फैले होंगे लंग में, ठीक है, ऐसे ऐसे बना रहा हूँ। तो इनका सरफेस एरिया अब तो देख सकता है कितना ज्यादा बढ़ गया होगा, है ना। यहाँ पे हर एक एल्वेलाई का अपना एक सर्कल होगा छोटा सा, ऐसे मिला के कितने सारे सर्कल हो गए होंगे। सर्कल मतलब उसका सरफेस एरिया जहाँ पे वो ये कर रहा है एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। इस तरह से हर एक एल्वेलाई का सर्कल, तो ये देख कितना ज्यादा बढ़ चुका है सरफेस एरिया। समझ में आ गया राम? जी आ गया। इजी सा कॉन्सेप्ट है। यही चीज अपन ने विलाय में भी देखी थी, याद हो तो, है ना। ये ऐसी वाली चीज जो मैंने की थी, ये अगर मैं इतने से हाथ को पानी में डिप करूं तो पानी इतने जी पे चिपकेगा, अगर मैं ऐसे करके डिप करूं तो सरफेस एरिया बढ़ा लिया मैंने, तो ज्यादा जी पानी आ सकता है, वही वाली चीज। चलो ठीक है। हाँ तो देखो अब एनसीईआरटी देख क्या लिख रही है, ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। देखा कितना घुमा के लिख रही है वो। जी हाँ आवाज आ रही है ना? आ रही है राम आवाज? जी आ रही। ठीक है, देखो है ना, एनसीईआरटी देख अब कैसे घुमा के लिख रही है। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया व्हिच इज इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। वो इसकी बात कर रही है एल्वेलाई की। ये देखो जी एल्वेलाई क्या कर रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, और वो किसके कांटेक्ट में, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ना। यहाँ से देख जाएगी, ब्रोंकियोल जाएंगे, मिलके वो ट्रैकिया बनेगा, जी और ट्रैकिया ऊपर जाके जब खुलेगा तो वो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के ही तो कांटेक्ट में है। तो ये जो एल्वेलाई है बेसिकली ये सरफेस एरिया बढ़ा रही है और उसके कांटेक्ट में है। तो एनसीईआरटी इनडायरेक्टली इसकी ही बात कर रही है एल्वेलाई, ठीक है। तो ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर यानी एल्वेलाई दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। तो अभी एल्वेलाई जैसी चीजें हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है। उसके बाद क्या लिखा है, सिंस द एक्सचेंज, कहाँ गया, सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट, है ना। छोटी तीन चीजें याद हो तो अपन ने पढ़ी थी एल्वेलाई के बारे में, है ना। डायरेक्टली शायद पॉइंट्स नहीं लिखे थे, तो वो चाहते लिख लेना अभी। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, जी है ना। तो क्या होगा कि एल्वेलाई सबसे पहले तो रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, याद है ना ये चीज। जी ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा, दिख रहा है ना? जी दिख रहा है। ठीक है, विद ब्लड वेसल बी भी लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी इसमें कि तीसरी चीज लिख देता पहले, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर देगी। और ये जो है अपना जो पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखा है ना, उसको भी ऐड कर लेना शायद अगर नहीं लिखा हो तो। फाइन और डेलिकेट होता है बस, है ना, बलून लाइक होता है, तो फाइन एंड डेलिकेट, फाइन एंड डेलिकेट। और तीसरा उसका मेन फंक्शन है सरफेस एरिया इंक्रीज करना, डेलिकेट, है ना। तीन छोटी छोटी चीजें हैं, प्रॉपर्टी समझ ले एल्वेलाई के बारे में लिख, तीसरा उसका फंक्शन ही है जी है ना। तो ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वाले में अब जो पैराग्राफ है उसके साइड में जो खाली जगह है वहां पे चाहे तो लिख लेना इस चीज एल्वेलाई, और उसकी ये तीन चीजें लिख लेना। जी ठीक है, उसके बाद देखना क्या बोल रही है एनसीईआरटी, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। हाँ ये तो पता है अपन को, एल्वेलाई बॉडी के अंदर ही तो होता है, लंग्स के जी अंदर, है ना। ये तो कोई बात नई बात नहीं की। उसके बाद क्या लिखा, सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। देख रहे हैं क्या बोल रहा है वो, कि पैसेजेस होंगे हवा को यहाँ तक ले जाने के लिए। ये पैसेजेस क्या है, ट्रैकिया, ब्रोंका है, ब्रोंकियोल्स, ये सब इसके जी पैसेजेस ही जी तो है, समझा बात, जी हवा को यहाँ तक पहुंचा रहे। ठीक है, तो एनसीईआरटी वो उन्हीं चीजों की बात कर रही है, बड़ा इनडायरेक्टली बोल रही है वो, क्योंकि वो क्या अभी शुरू नहीं हुआ है ना ह्यूमन रेस्पिरेटरी चैप्टर बुक के हिसाब से, अभी तो उसके पहले का पैराग्राफ है ये, तो उसको भी मैं समझा रहा हूँ कि कोई पैराग्राफ छूटे ना आपने। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। तो इस एरिया के अंदर ऑक्सीजन आए और बाहर जाए, इसका भी एक मैकेनिज्म है। यही तो अपन ने पढ़ा था कि लंग्स को जब मैं एक्सपैंड हवा अंदर आती, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, समझ गया। ये पैराग्राफ क्लियर हो गया अब? जी क्लियर है।
हाँ चल, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब तू सोच सकता है ना, पैराग्राफ अपन सोच ये पूरा पढ़ने के पहले पढ़ते हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता। ले ठीक है, लिया। चलो ये, हाँ ये फिलहाल मेरे ख्याल से हाँ सब हो गया। रेस्पिरेशन एंड हो चुका है अपना, तो इसका मैं चाहूँ तो टेस्ट भी ले लूंगा शायद बाद में, या फिर एक काम करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, उसके बाद टेस्ट लूंगा, क्योंकि रेस्पिरेशन बहुत छोटा सा है, ऐसा 30 मार्क का टेस्ट जमेगा ही नहीं उसमें। जी जी ठीक है, तो लास्ट में अपन टाइम देखो, दिख रहा है क्या कितने टाइम में मीटिंग एंड होने वाली अभी 15 मिनट है ना? चलो ठीक है, जल्दी से ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 105 पेज नंबर पे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके जी ऊपर एक छोटा सा डब्बा बना है, डू यू नो करके, वो भी पढ़ लेते हैं ना, कुछ नई चीज नहीं लिखी उन्होंने बहुत। देखो, जी इफ द alveolar surface were spread out, it would cover about 80 meters square. How much do you think the surface area of your body is? Consider how efficient exchange of gases become because of the large surface available for the gases to take place, है ना? वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये एल्वोलाई जो है, जितने भी हैं लंग्स में, जितने भी एल्वोलाई दिख रहे हैं, इनको अगर फैला दें अपन जमीन के ऊपर, लगभग 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर लेते हैं। समझ रहे? यानी दिखते हैं अपन को ये अपनी लंग्स के अंदर ये कितने कॉम्पैक्टली भरे होंगे, समझ सकता है ना तू? जी वैसा बताना चाह रहे हैं, इमेजिन कराना चाह रहे हैं बेसिकली। इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू योर टोज फ्रॉम आवर लंग्स। समझ गया? जी समझ वो गया। बोल रहे हैं, हीमोग्लोबिन की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं बेसिकली, कि डिफ्यूजन होता, अगर डिफ्यूजन के भरोसे रह जाते अपन, तो टोज से लेके लंग्स तक पहुंचने में कितना 3 साल लग जाते, जिंदगी नहीं बचता सकता। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की इसलिए जरूरत है अपन को। चलो ठीक है, आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, आ जाते हैं फटाफट। ट्राई करना बोलने का, ठीक है। What जी advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? बता सकते हैं क्या आंसर? पहले तो क्वेश्चन समझा मेरे को, क्या पूछ रहे हैं? बड़ी टेरी इस लैंग्वेज लिखते क्वेश्चन हैं। में पूछ रहा है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को क्या एडवांटेज है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में ऑक्सी हाँ बहुत बढ़िया। रेस्पिरेशन हाँ के लिए। बता सकते हैं क्या क्या एडवांटेज होता है? जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास गिल्स होते हैं, उनको मुंह से ही ब्रीथिंग लेनी पड़ती है। ये तो एक चीज बोली तूने, पर ऐसा मैंने कब कहा कि गिल जो है वो लंग से कम एफिशिएंट है? समझा? ऐसा कुछ नहीं है कि गिल्स हो सकता है हो, पता नहीं अपन को, पर गिल्स जो है ऐसा नहीं मानना है कि कम ही एफिशिएंट होंगे, हो सकता है और ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम भी हो उनके पास। तो ऐसा नहीं मानना कि गिल जो है वो कम एफिशिएंट होंगे। और कुछ सोच जी के देख, और कोई चीज थी क्या? एक्वेटिक एनिमल्स के का नुकसान क्यों होता है? वो रेट ऑफ ब्रीथिंग क्यों बढ़ानी पड़ती थी उनको? एक मिनट में सोच रहा हूँ। सोच ले, रीजन सोच उसका कि रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ानी ही क्यों पड़ती थी उनको जल्दी जगह। कंसंट्रेशन से कुछ रिलेटेड था, याद आया क्या? ऑक्सीजन जो है वो क्या है? कंसंट्रेशन। गैस है। हाँ, और वो पानी में डिजोल्व कम होगी, समझा बात? जी जी तो ये समझ। फायदा है अपन को कि क्या है, अपना जो एटमॉस्फेयर है, अपना जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, 21% है, चाहे तो ये भी लिख सकता है ना? और एक्वेटिक एनिमल जो है उनके पास क्या है, ये ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, क्योंकि भाई डिजोल्व नहीं होती है ढंग से। ठीक है, तो इसका ये 1 मार्क का क्वेश्चन है बेसिकली, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क का हो सकता है। कि क्या एडवांटेज है, कि इंग्लिश में जैसे लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि द फॉर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन इज रेडिली अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, है ना? वो रेडिली वहीं से ब्रीथ कर सकते हैं। whereas in the case of aquatic animals, the oxygen is dissolved, very less concentration of oxygen is dissolved in the water, therefore they have to increase their rate of breathing in order to survive। समझ गया? देख, वही जो चीज थी मैंने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है ना, बड़ा काम नहीं होता है। राम यहीं पे है ना? राम आवाज आ रही है?
राम आवाज आ रही है क्या? राम आवाज आ रही है? हाँ भैया सॉरी, वो स्कूल टीचर का फोन आ गया था। अरे अच्छा, कोई नहीं, ठीक है ठीक है। अभी आवाज आ रही है ना? जी। इंग्लिश में जो बोल दिया था मैंने आंसर, वो सुना था क्या? वैसे ही नहीं बोलना है मतलब अपन नहीं को। सुन पाए थे, नहीं हाँ सुन बोल देता पाए। हूँ, वापस बोल देता हूँ, ठीक है कोई नहीं। हाँ देखो क्या है कि उनने पूछा है कि क्या एडवांटेज होता है टेरेस्ट्रियल का एक्वेटिक के ऊपर, है ना? तो अपन क्या बोलेंगे, अपन को पता है रीजन क्या है भाई, ऑक्सीजन अपने पास बहुत सारी है, उनके पास ऑक्सीजन डिजोल्व जो है वो कम है। तो क्या रीजन दे सकते हैं अपन इसके लिए, इंग्लिश में जैसे लिखना है तो क्या होगा कि फॉर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द ऑक्सीजन इज रेडिली अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर इन गैसियस फॉर्म, वेयर एज इन केस ऑफ जी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या प्रॉब्लम है कि द ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन वेरी लेस अमाउंट इन द वाटर, देयरफॉर दे हैव टू इंक्रीज देयर रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव। समझ गया? जी समझ गए। जल्दी से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना होता है ना, यही होता है जी मेन जो बोर्ड की स्ट्रैटेजी जो होगी। कॉन्सेप्ट आता है उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दो बस इंग्लिश में, ट्रांसलेट कर दो। ठीक है। एक चीज और भी समझ सकता है तू कि और जो बड़ा नुकसान है ना एक्चुअली उनको ये नहीं है कि ऑक्सीजन कम मिल रही है, वो तो रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा ली तो इक्वल हो गया। प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई उनको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है रेस्पिरेशन के लिए, जो रेट ऑफ ब्रीदिंग वो बढ़ाएंगे। अगर तू जैसे ट्राई कर सकता है कि मैं ऐसे नॉर्मली सांस ले रहा हूँ और वो ऐसे कपाल भारती टाइप कर रहा हूँ ऐसे, जिसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है, समझ पा रहा है? कपाल कपाल भारती। भारती जैसे होता है ना, योगा में बोलते हैं मेरे ख्याल से। हाँ तो ये जो है उसको अपन जब ऐसे रेस्पिरेशन करते हैं उस टाइप का जो रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी भी ज्यादा लगने लगती है। बात समझा? जी तो ये मेन प्रॉब्लम आ रही है एक्वेटिक एनिमल्स में, भाई उनको एनर्जी भी ज्यादा लगानी पड़ रही है। चलो ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म? ये एकदम 3 मार्क का फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, अगर रेस्पिरेशन से एक क्वेश्चन आया 3 मार्क का जी। तो यही आएगा। बता सकता है मेरे को? अच्छा क्या पूछ रहे हैं वो एनर बता पहले तो। इसमें पूछ रहे हैं कितने वेज हैं ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने में। बहुत बढ़िया, बता कितने वेज है? एनारोबिक और एरोबिक। नहीं ऐसे मत बता, ऐसे थोड़ा फंस जाएगा बाद में जाके। पहला अब 3 वेज है ना, 3 तरीके हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी में जो लिखा इन है उससे स्टिक यीस्ट, करना है, ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं इन जाना। यीस्ट, हाँ इन ईस्ट, इन मसल सेल, और तीसरा इन मसल सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया यानी नॉर्मल सेल। जी ठीक है, केस याद है ना, जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ, जी टाइम भी कम है। जी तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा और 2 ATP, जी। बहुत छोटी एनर्जी निकलेगी। मसल सेल में क्या होगा, मसल सेल में लैक लैक्टिक ऑफ एसिड। ऑक्सीजन में क्या होगा, इसमें तो ऑक्सीजन लगी ही नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। मसल सेल में लैक ऑफ लैक्टिक ऑक्सीजन है, ठीक है, एसिड। तो इसको एरोबिक एनारोबिक दोनों ही नहीं बोलेगा, है ना। इसको वो मत करना, अगर कोई पूछे एरोबिक है एनारोबिक, अच्छा अगर ऐसा अलग से सवाल आया तो एनारोबिक में ही होगा, पर एक्चुअली लैक है ऑक्सीजन का, कमी होती है, ये चीज याद रख। ठीक है, जी तो कमी जब होगी ऑक्सीजन की तो वो लैक्टिक एसिड, हाँ सही बोल रहे हैं, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जो था, इसके अलावा बनता है 2 ATP बनते हैं, बहुत कम एनर्जी। और जब जी ढंग से रेस्पिरेशन करोगे एरोबिक तो 38 ATP बराबर बहुत सारी एनर्जी निकलेगी और जी। CO2 और H2 में टूट जाएगा। बढ़िया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ठीक है, बता सकता है मेरे को जल्दी से? वो वो एल्वोलाई के थ्रू डिफ्यूजन होता है। वो फिर हाँ ये कहानी मत बताना, सुन 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 रुक जा। ये कहानी नहीं, वो पूछना क्या चाह रहे हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। हीमोग्लोबिन ह्यूमंस हाँ जब बोल दिया ना मतलब उन्होंने, तो वो ऐसी जी। कोई चीज पूछना चाह रहे हैं मतलब जो ह्यूमंस में ही होती है। हाँ अब बोल के बता। हीमोग्लोबिन जो होता है वो इज एफिशिएंट विद ऑक्सीजन बट लेस एफिशिएंट विद नहीं कार्बन नहीं, डाइऑक्साइड। देख वापस देख शब्द को, देख एफिशिएंट नहीं, एफिनिटी बोला था मैंने। एफिनिटी। एफिनिटी यानी अट्रैक्शन। हाँ जी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है, CO2 के लिए कम। ठीक है, जी हाँ नहीं नहीं ज्यादा टेंशन मत ले, देखिए क्वेश्चन 1 मार्क का है तो उसमें पूरी कहानी नहीं बतानी, मेरे को पता है तेरे को आती है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तब, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड विथ, जैसे मैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये भी पता है मेरे को कि ऑक्सीजन प्रेफर करती है हीमोग्लोबिन को और CO2 ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को भी रख दूंगा यहाँ पे, है ना, एक स्टेटमेंट में बताना है बेसिकली मेरे को, एक या ज्यादा दो।
तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, मैं बोलूंगा कि ऑक्सीजन जो है वो होगी हीमोग्लोबिन के थ्रू, और ब्लड में डिसॉल्व ज्यादा हो जाता है CO2, इसलिए वो ब्लड के थ्रू। ठीक है, ये होगा जी अपना एक्चुअल आंसर। उनने जब दोनों का पूछ लिया कि ऑक्सीजन और CO2 का बताओ, है ना, या तो वो सीधे बोल देते कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उनने अगर लिखा है जी अलग से तो ये चीजें बतानी पड़ेगी यहाँ पे कि ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलना तो ऐसा बोल सकते हैं इज ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विथ हीमोग्लोबिन, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग मोर सॉल्युबल इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म। समझ गया, जी है ना, इज मेजरली ट्रांसपोर्टेड डिसॉल्व फॉर्म, यहाँ पे खत्म हो जाएगा आंसर। उसके बाद हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। many alveoli are there. हाँ, एल्वेलाई की बात कर रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा मत बोलना एल्वेलाई की, वो सीधे सीधे डेफिनेशन पूछना चाह रहे हैं। एक तेरे को शायद ऐसा क्वेश्चन और याद आ रहा होगा डाइजेशन में, कि हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू मैक्सिमाइज जी सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। याद आ रहा है, तो उसमें अपन को क्या बताना पड़ता था, विलाय के बारे में बताना पड़ता था। विलाय है आंसर, सीधी बात है कि वहां पे जो लंग्स कंटेन न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ एल्वेलाई विच आर, इसके आगे अपन को डेफिनेशन लिख रही है, विच आर balloon like structure that help in increasing the surface area for absorption। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन खत्म। समझ गया, जी बहुत बढ़िया। चल, कोई डाउट है जल्दी से बोल दे, एंड कर देता हूँ, कल से ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर देंगे। नहीं क्लियर है। बहुत बढ़िया, चलो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू भैया।